नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आइजम्स की खास पेशकश मंथन में आपका स्वागत है और हम मीडिया का भी मंथन कर रहे हैं, जो ये तथाकथित चौथा स्तंभ है, चौथा खंबा है जमहूरियत का, लोकतंत्र का। और इस पर बात करने के लिए आज एक खास मेहमान मेरे साथ हैं। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आप सब लोग उनसे भली भांति वाकिफ हैं। रवीश कुमार हमारे साथ। थैंक यू संदीप, थैंक यू। तो आज रवीश कुमार से हम बातचीत करने वाले हैं इस चौथे खंबे की, चौथे स्तंभ की। मैंने तथाकथित शब्द इस्तेमाल किया। मैंने कल भी कहा था ये दरक रहा है, ये चर्चा पुरानी हो गई है, ये खंबा है भी या नहीं, इस पर भी चर्चा करना अब जरूरी हो जाता है। और रवीश, एक वो पुरानी कहावत है अंग्रेजी में, वी आर लिविंग इन इंटरेस्टिंग टाइम्स, पर जर्नलिज्म के बारे में आज कहा जाए वी आर लिविंग इन डिफिकल्ट टाइम्स, तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। उससे भी खतरनाक स्थिति है। देखिए, पहले नेता झूठ बोलते थे तो अखबार वाले, टीवी वाले उस झूठ का पर्दाफाश करते थे। अब तो नेता के झूठ बोलने से पहले वही झूठ टीवी वाले बोल देते हैं। और जब आप झूठ बोलते हैं, जब आप वायलेंस फैलाते हैं और अपनी भाषा में हिंसा का, एक्सक्लूजन का, दूसरे समुदायों को अलग करने का, असहमति रखने वालों को लिबरल, टुकड़े टुकड़े गैंग बताने का, देशद्रोही बताने का, इन सब मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं, तो आप क्या कर रहे होते हैं? आप धीरे धीरे नागरिक को उसके नागरिक बोध और नागरिक अधिकार से बेदखल कर रहे होते हैं। उससे आप स्टेटलेस बना रहे होते हैं। जबकि हमारा आपका काम ये है कि हम नागरिक को सही सूचनाओं से इतना एम्पावर करें, निर्भीक सूचनाओं से इतना एम्पावर करें, सशक्तिकरण करें उसका, कि उसका अधिकार बोध, नागरिक बोध बड़ा होता जाए, मजबूत होता जाए और सचमुच लगे कि स्टेट जो है उसका सेवक है, उसका मालिक नहीं है। तो आज का जो टेलीविजन चैनल है और जो मीडिया है, वो कहीं भी आप देखें, और भारत जैसे शिक्षित, अशिक्षित, अर्धशिक्षित समाज में, जहाँ पे बहुत सारे जो पिता हैं जो दहेज लेने के बाद जो मारुति ले लेते हैं और वॉशिंग मशीन ले लेते हैं, आपके घरों में भी, आपके पिताओं को भी चेक कीजिएगा तो 20 साल से वो कोई किताब नहीं पढ़े हैं, लेकिन कश्मीर पे आपको ड्राइंग रूम में ज्ञान देते मिल जाएंगे आपको, है ना? तो अपने पिताओं को चेक कीजिए घर में। बहुत खतरनाक स्थिति में हम पहुंचते चले नहीं, गए हैं। आजकल संविधान की बड़ी दुहाई दी जा रही है रवीश। तो मैंने एक राष्ट्रीय प्रवक्ता से पूछा कितने अनुच्छेद हैं, कितने आर्टिकल हैं, प्रियम्बल पढ़ के बता दो, तो नहीं पता था। नहीं पता रहेगा। हाँ। क्योंकि हमने संविधान के हिसाब से नागरिकता का निर्माण नहीं किया। शपथ तो हमने ली थी कि हम सब कुछ संविधान के हिसाब से करेंगे, व्यवस्था का भी निर्माण करेंगे और नागरिकता का भी निर्माण करेंगे, लेकिन नहीं कर पाए। बहुत लोगों ने तो अपनी जिंदगी गुजर गई, लेकिन संविधान की किताब अपनी आंखों से या स्पर्श करके नहीं देखी है। आप मीडिया के हिस्सा हैं, आप एक चैनल के मैनेजिंग एडिटर हैं, सार्वजनिक मंचों से आप कहते हैं कि टीवी देखना बंद कर दो। हाँ, वो तो बहुत सारे लोग कहते हैं। बेहतर करो या टीवी देखना ही बंद कर वो दो? दोनों है। आप अगर मेरा प्रोग्राम देखें तो मैं टीवी को बेहतर ही कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग जब मेरे बारे में बात करते हैं तो सोशल मीडिया में आईटी सेल ने जो धारणा बनाई है उसके रिस्पॉन्स में करते हैं। लेकिन आप मेरे प्रोग्राम के बारे में बात कीजिए ना, कि उसमें किस तरह का प्रयोग किया है। कि आज के ही समय में आप देखिए कि 30 मिनट की कमेंट्री चल रही है, उसको यूट्यूब में ही 1-1 मिलियन, 2-2 मिलियन देख रहे हैं। मैं इसलिए कहता हूं कि टीवी को नहीं देखना चाहिए। टीवी आपको दंगाई बनाने लगे, उस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने लगे, झूठ फैलाने लगे, सरकार से ना पूछकर आपसे पूछने लगे, तो इसका मतलब है कि वो टीवी नहीं है। वो प्रेस के नाम पर कमाई गई विश्वसनीयता का इस्तेमाल करके नागरिकों के अलग अलग समूहों को अलग अलग समय में उसको खारिज करता है और उसको कमजोर बनाता है। तो आप ऐसे टीवी को देखना चाहते हैं, और आप एक प्रक्रिया के तौर पर देखिए कि इसमें क्या कंटेंट है। हर टेलीविजन चैनल से अब रिपोर्टर की बैटरी गायब है। हम जब फील्ड में थे तो हमारा कंपटीशन अच्छे रिपोर्टर से होता था, उसका चैनल चाहे जैसा भी हो, नंबर 1 है या 2 है या 10वें नंबर पे है, लेकिन फील्ड में घूमने वाला आदमी बेहतरीन रिपोर्टर को रिकॉग्नाइज करता था। उसका एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता था। सैलरी भले उसकी कम है, वो लोकप्रियता भी नहीं है, लेकिन अपने स्किल से जाना जाता था वो। अब आप कहाँ रिपोर्टर है? रिपोर्टर की फौज गायब कर दी गई है। गैर रिपोर्टर की सेना के
क्या आप ऐसे किसी पत्रकारिता की कल्पना कर सकते हैं जिसमें समृद्धि हो किसी प्रकार की? क्या उसमें सूचना की समृद्धि आ सकती है? मुझे तो नहीं लगता है। अब आप 5 एंकर के भरोसे कर रहे हैं और आप उसको स्टार बनाते हैं। हाँ, ये आ गए, फलाना आ गए, वो आ गए, फूफा आ गए, मौसा आ गए। हाँ, लेकिन वो कितना कुछ जानता है? वो नहीं जानता, उसके पास सूचनाएं नहीं है। तो जिस वक्त, जैसे दिल्ली का ही आप उदाहरण ले लें, तो दिल्ली में दंगे हुए, तो इस वक्त दिल्ली राजधानी, आप सोचते होंगे कि ये मीडिया का कैपिटल है। हाँ, लेकिन आप देख लीजिए क्या रिपोर्टिंग है, बहुत कम रिपोर्टिंग है जिसमें जवाबदेही फिक्स कर पाए आप। यही दंगा हो गया, 3 दिनों तक पता ही नहीं चला कि कौन शुरू किया, क्या हो रहा था। तो इस राजधानी की बात ये इसलिए हुआ कि रिपोर्टर का तंत्र ध्वस्त हो गया है। एंकर को एक लाइन का टॉपिक चाहिए होता है और 4 गेस्ट आते हैं, और उसमें वो गेस्ट अगले दिन आपको नाली पे भी आता है, अगले दिन पानी पे भी आता है, फिर पाकिस्तान पे भी आ जाता है। उसकी भी अपनी एक सीमा है। तो अगर आप उन कार्यक्रमों को देख रहे हैं तो विश्लेषण कीजिए कि आप कितना जानते हैं। तो हम इंफॉर्मेशन सीकिंग और रीडिस्ट्रीब्यूटिंग मीडिया नहीं है, हम नैरेटिव कहीं से उठा रहे हैं और उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। पर उसका ये एक और कमजोर पहलू, करता है। एक और पहलू है रवीश, जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं। और आजकल जो टॉक शोज, मैं भी एक टॉक शो होस्ट करता हूं, उनके नाम ही अगर आप देखेंगे, टक्कर, दंगल, आर पार, वो तीर चल रहे हैं, भाले चल रहे हैं, और महाभारत, ललकार, ऐसे ऐसे नाम है, पर व्यूअर देख रहा है। नहीं, मैं नहीं मानता कि इसमें व्यूअर का कसूर नहीं, है। ये जो टीआरपी का जो खेल है, टीआरपी अगर- आती है, वो भारत पाकिस्तान मैं करते तो रहो, दुनिया का पहला हिंदू 0 मुस्लिम- टीआरपी एंकर हूं। आपकी दुनिया में एग्जिस्ट करता हूं, ऐसी बात नहीं है। मैं एग्जिस्ट करता हूं। बात यह है ना संदीप, आप एक और मैं एक बात कहता हूं, आप अपने दफ्तर में या कहीं भी आप एंकरों की मेहनत देखिए। जब मैं एंकर बना तो 4 दिन में ही कहने लगा कि ये अजीब काम है, इसमें तो सर्फ के भी 250 रुपए बच जाएंगे क्योंकि कपड़े भी गंदे नहीं होते हैं। मैं कहता ये बढ़िया है यार, ना जीन्स धोने की जरूरत है, ना शर्ट धोने की जरूरत है, चेहरे पे चमकाओ और आके बैठ जाओ और कुछ भी बोलते रहो, है ना। तो उसमें मेहनत नहीं है। तो जिन एंकरों को दिया गया, आप इसको फिजिकली मेजर कर सकते हैं। मैं कर सकता हूं कि वो अपने प्रोग्राम के लिए कितना मेहनत करते हैं। सच बात यह कि कोई नहीं करता है। ये ड्रामाबाजी बंद होना चाहिए। हमने दर्शकों तक सूचना ले जाने के लिए मेहनत नहीं की। मैं अपने ही चैनल की बात बता रहा हूं, मैं अपने प्रोग्राम्स की क्लिपिंग्स नहीं बनाने देता। बहुत रेयर होता है तो वो मान भी गए हैं, उनको समझाया जाके कि नहीं आप मत कीजिएगा ऐसा। क्योंकि मैं अपने दर्शकों से यही कहता हूं कि अगर आपको दर्शक बनना है तो एक जिम्मेदारी का काम है। ये हुले लेले का काम नहीं है कि आधे घंटे के प्रोग्राम में 10 मिनट का क्लिप निकाल के 10 सेकंड का लेके आप उसको वायरल कराते हैं। और आप देख लीजिए कि उसके कोई दूसरे छोटे बड़े क्लिप्स नहीं होते हैं, लेकिन तब भी 1 मिलियन क्लिप्स होते हैं। तो क्या ये खराब है? क्या सारी दुनिया मुझे देख लेगी? नहीं देखेगी, वो पर्याप्त है। नहीं तो है ना? यूट्यूब क्या जरिया हो जाएगा? चैनल देखना बंद मैं कर दे, बता रहा हूं YouTube आपको, देखो। वहां पे एक नंबर लिखा होता है ना। टीआरपी का आप भी जानते हैं कि 20,000 मीटर का क्या फर्जीवाड़ा है, वो आपको पता है। उसमें बहुत सारे विवाद है। पर यूट्यूब में एक पता चलता है कि एक नंबर उसमें लिखा रहता है। उसको कोई चैलेंज करे तो वो अलग बात है, पर मेरी नज़र में वैसा कोई गंभीर चैलेंज नहीं है। है तो फिर मुझे भी बताइए। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप दर्शक को हल्का बनाएंगे, आप यही कर रहे हैं मीडिया के जरिए। नहीं, गिव एंड टेक होता है। तो टीवी जब आया तो टीवी क्या कर रहा था, टीवी के पहले दुनिया में क्या हो रहा था? आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आपको मैं ले चलता हूं 18वीं और 19वीं सदी के अमेरिका में। ठीक, अमेरिका में फांसीवाद नहीं आया। जब उस वक्त प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौर में दुनिया पलट रही थी, तो क्यों नहीं आया? वजह यह थी कि अमेरिका में या कोई 1600 या 1700 के आसपास पहला अखबार बन जाता है और प्रिंट का कोई 500-600 साल का इतिहास है। लेकिन टेलीविजन के आने से पहले जो प्रिंट अखबार का जो इतिहास था वो 400 साल का हो गया था। तो प्रिंट ने एक कल्चर बनाई थी बातों को गंभीरता से कहने की और उसमें विस्तार से तथ्यों के साथ कहने की। तो अमेरिका में एक लिसियम मूवमेंट चलता था, तो जिसमें लिंकन होते थे, उनके प्रतिद्वंदी होते थे और उन दोनों के बीच डिबेट होता था। और वो डिबेट हाव भाव के प्रदर्शन का डिबेट नहीं होता था, लिखकर लाना पड़ता था अपने सोर्सेस के साथ और बात करनी पड़ती थी। 2 घंटा लिंकन साहब बोलते थे, 2 घंटा उनके प्रतिद्वंदी बोलते थे और फिर 1-1 घंटा जवाब होता था। और लोग इसके लिए 2-2 दिन तक उस डिबेट को देखते थे। और उस वक्त अमेरिका में ऐसे डिबेट होने वाले, मैं आपको 18वीं सदी के अमेरिका की बात कर रहा हूं, जहां अभी बिजली नहीं आई है, अभी बिजली का बहुत प्रसार नहीं हुआ है, अगर आई है तो वहां पे।
तो वहां पे एक एक हॉल की बुकिंग होती थी, हॉल नहीं मिलते, 3,000 हॉल थे वहां पे। तो अब आपको समाज ही हमने ऐसा बना दिया है, कुछ श्रृंखल संखल समाज होता जा रहा है। कम सूचनाएं होंगी, लोग बेचैन होंगे, बेवजह हिंदू पे बेवजह मुसलमान पे शक करते चलेंगे और मार देंगे। आपको एक छोटा सा और उदाहरण देता हूं। 1947 के साल में, ये वही देश है ना, वही जमीन है, इन अफवाहों के चलते सभी ने एक दूसरे को मिला के 20 लाख से ज्यादा लोगों को मार दिया था। उसमें अखबारों की भूमिका बहुत भयानक थी। इस फेक न्यूज, र्यूमर और जिस तरह का एक सांप्रदायिकता इस चैनल में आई है, उसके खतरों को गंभीरता से हमें देखनी चाहिए। और आप जाकर देख लीजिए कि जो नैरेटिव जर्नलिज्म आया है, ये नैरेटिव जर्नलिज्म स्टेट का जर्नलिज्म होता है। ये स्टेट की नैरेटिव होती है। जनता का एक भी आप नैरेटिव बता दीजिए जो चल रहा है। 2 लाख किसान आए, किसी अंग्रेजी चैनल में आपने देखा? हिंदी चैनल भी अब उस तरह से हो गए। तो हर चैनल को जनता से दूर किया गया है, स्टेट का पार्ट बना दिया गया है। तो हमने, जो मैं कह रहा हूं कि 1947 में हमने इतने लोगों को मारा इन्हीं अफवाहों की वजह से। और जब स्टेट क्रिपल करता है, ढहता है, हमारी जिम्मेदारी थी कि हम होम मिनिस्टर को क्वेश्चन करें, हम दिल्ली पुलिस को क्वेश्चन करें। ये तुरंत बंद होकर ताहिर हुसैन बनाम कपिल मिश्रा के नैरेटिव में चला गया। नैरेटिव आपको यहीं ले जाता है, जमीन की घटनाओं को हटा देता है। उस वक्त क्या हो रहा था? जो 47 में हो रहा था वही नैरेटिव, और वही 2020 में हो रहा वही नैरेटिव। क्योंकि उस वक्त मीडिया नहीं था, मीडिया था पर स्टेट नहीं था। मीडिया साष्टांग हो गया है, खत्म हो गया है। वो पहले खत्म हो गया था 2014 के पहले। तो वो तालिबान आ गया, तालिबान चलता था हर चैनलों पे। एक चैनल पर दिन रात चलता था कि 2012 में दुनिया खत्म हो गई है ना। और कोई कोई एंकर भूतों के यहाँ चले जाते थे खंडर में कि भूत खोज रहे हैं रात को। अभी भी खोज रहे हैं। हाँ, वो अभी भी खोजते हैं। मैं तो अब टीवी नहीं देखता, लेकिन अब बताइए, अभी भी खोज रहे हैं। आप देखिए कि कोई पुलिस का प्रोटेक्शन नहीं है। लोग खुलेआम मेरे बारे में ही आज ही लिख रहे हैं कि गोली मार दो इसको, कोई एक्शन नहीं है। क्या पहले ये संभव था? ये पहले संभव नहीं था, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने आके इस प्रक्रिया को और तेज बना दिया है। दिन दुनी रात चौगुनी, इस तरह से उसका स्पीड काफी बढ़ा दिया है। इस प्रोसेस में एक ऐसा मीडिया आ गया है जिसके पास इतना पावर है, जिसका काम था कि व्हाट्सएप में या ट्विटर में इस तरह के जो गुंडे लोग आ गए हैं, जो राजनीति में हम मान्यता दे रहे हैं। आईटी सेल के लोगों को हम बुलाते हैं टीवी के चैनल शो में। जो लोग अफवाहें फैलाते हैं, गलत वीडियो जारी करते हैं, उनको हम टीवी के डिबेट में बुला के मान्यता देते हैं। तो मीडिया जो है वो इस खेल में लग गया है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि टीवी का जो ये दौर है, इसमें कोई सूचना नहीं है, तो आपको कोई घाटा नहीं होगा अगर आप नहीं देखेंगे। आप इतने नकारात्मक नहीं, मैं ये पॉजिटिव बात बोल रहा हूं। मेरे अगर आप 6 महीने के लिए आप टीवी छोड़ दें तो बहुत पॉजिटिविटी आएगी समाज में। तो आपको लगेगा कि समाज में ये लोग इस तरह से बैठ सकते हैं। अभी इन दोनों ने एक दूसरे पर तलवारें नहीं खींची हैं, समाज में भाईचारा है, लोग मिलजुल रहे हैं। हमारा जो मेन काम है, इसमें क्वेश्चन तो करना पड़े। हमारा काम, देखिए, मैं रेलवे स्टेशन पे बिकने वाली सफलता के 100 मंत्र जैसी किताब नहीं बेच रहा हूं। यहाँ पे जो मैं देख रहा हूं, जो मुझे लगता है इस समय में बोलना चाहिए, वो मैं बोल रहा हूं। ये नकारात्मक बात नहीं है। अपने समय को अपनी समझ से, अपने तथ्यों के साथ अगर मैं बोल रहा हूं, ये सकारात्मक बात है। नकारात्मक इसलिए मैं पूछ रहा हूं, बीजेपी के प्रवक्ता आपके पास नहीं आते, प्रधानमंत्री किसी को इंटरव्यू देते हैं, आप एक ब्लैक बैकड्रॉप में लंबी सी एक तकरीर पेश कर देते हैं। वो नकारात्मक है। वो दुनिया के इतिहास का एक बेहतरीन टेलीविजन प्रोग्राम है। उसमें क्या था? ब्लैक स्क्रीन में वो शोर था, जो आप तथ्यों, तर्कों और सूचनाओं को हटाकर एक शोर पैदा कर रहे थे। उस शोर के खिलाफ वो प्रोग्राम था। उसमें क्रिएटिविटी थी। वो नकारात्मक प्रोग्राम नहीं है। दुनिया के इतिहास में अगर आप देखेंगे टेलीविजन में, तो उस तरह का प्रोग्राम नहीं था। बहुत ही डेयरिंग प्रोग्राम था वो। और वो अगर कोई भी टेलीविजन की कला को समझता है तो वो ये बात समझ सकता है। वो नहीं आते हैं, वो उनकी समस्या है। मैं उसको लेकर ज्यादा परेशान नहीं होता। सवाल मेरा नहीं है। मरते तो बहुत लोग हैं इस देश में, बहुत लोग मारे जाते हैं। कौन रो रहा है दिल्ली के दंगे में जो लोग मारे गए? सवाल एक आदमी के मरने का नहीं है। सवाल है उस लोक व्यवस्था के खत्म हो जाने का, और जिसको खत्म होने में इस समय के मीडिया की बड़ी भूमिका है। और इसको अब कहा नहीं जा रहा है, ये उस वैचारिक रंग ढंग में ढल गया है। तो अब इसका मानव संसाधन इतना बर्बाद हो चुका है कि हो सकता है कि लंबे समय में ठीक हो जाए, पर हम और आप अपने बेहतर और सक्रिय दिनों में इसे ठीक होते हुए नहीं देख पाएंगे। मानक पूछ रहे हैं, माइक आने दो।
आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट जबरदस्त है रवीश। आपको 1 मिलियन लोग देखते हैं, वाकई आपकी बहुत फैन फॉलोइंग है, बहुत लोग देखते हैं आपको, लेकिन बाकी लोगों को आप डिसमिस क्यों कर रहे हैं? उनको भी उसी यूट्यूब पर मिलियंस ऑफ मिलियंस आप तुलना कर लीजिए। नहीं तुलना नहीं, वैसे बता जरूर उनको, मैंने ये भी कहा कि सारी दुनिया मुझे नहीं देखेगी। नहीं, आपने कहा ना टीआरपी आती है तो वो गलत है, हाँ, उसको नहीं मानते, पर यूट्यूब पे नहीं मानता उसी प्लेटफॉर्म मैंने पे उसको एक उदाहरण दिया है कि ऐसा नहीं है कि लोग मुझे नहीं देखते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि लोग मुझे नहीं देखते, मुझे भी देखते हैं। और मैंने संदीप से ये भी कहा कि और ये कभी भी मुमकिन नहीं होगा कि सारे लोग मुझे देखें, हो ही नहीं सकता और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। हर दर्शक को कम से कम 3-4 मल्टीपल सोर्सेज जाकर देखने चाहिए। आज के समय में अगर आप दर्शक हैं, सूचना को महत्व देते हैं, तो कम से कम 3-4 सोर्सेज को देखिए अगर आप देख रहे हैं तो। और आप क्या देख रहे हैं इसका फैसला गंभीरता से करना पड़ेगा आपको। सर आप मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने अभी क्या कहा कि आईटी सेल वालों को बुलाते हैं, बिजनेस करते हैं, तो सर जैसे आईटी सेल वाले अगर गलत अफवाह फैला रहे हैं तो कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार भी जो जिस पर देशद्रोह का आरोप लगा है उसको बुलाकर भी टीवी वाले गलत करते हैं। दूसरा सवाल ये है कि आप जब आते हैं गोदी मीडिया की बात करते हैं, तो जैसे मानक सर ने कहा कि दोनों तरफ मीडिया बटा हुआ है, तो सर जिस तरह एक तरफ गोदी मीडिया दोनों तरफ नहीं बटा हुआ, मीडिया अब एक ही तरफ है। हाँ। सवाल ये है कि जिस तरफ जैसे गोदी मीडिया है तो दूसरी तरफ लुटियंस मीडिया भी है, ये मानना पड़ेगा। ये जो आपने इस्तेमाल किया है वो ठीक इस्तेमाल नहीं किया है। जो गोदी मीडिया है वही लुटियंस मीडिया है, समझे। मेरे दोस्तों से पूछ लीजिए कि पार्लियामेंट में खड़ा होकर मैं बोलता था कि ये लाल पत्थर पत्रकारिता है, यहां से निकल के वहां से लेके बाइट ले लो, इजी जर्नलिज्म है, लेजी जर्नलिज्म है। तो इसलिए आपने कन्हैया कुमार का उदाहरण दिया, 2 साल हो गए हैं, उस वीडियो का भी कुछ पता नहीं है, ठीक है। अब मुकदमा आ रहा है तो आप आरोप पे कह रहे हैं कि उसको कर देने के लिए, ठीक है। तो वो बुलाया गया था, आप टीवी वालों से पूछिए क्यों बुलाया गया था। इसलिए बुलाया गया था उसका पक्ष जानने के लिए, ठीक है, उसका पक्ष जानने के लिए। अगर कोई नारा लगा देने से, इस देश में सुप्रीम कोर्ट का कानून भी तो है, देश का कानून भी है, वो देशद्रोही नहीं हो जाता। वो नहीं होता तब भी लोग उसको देशद्रोही कह रहे हैं। नहीं, यहाँ पर भी रवीश एक और दिक्कत हो गई है। ये देशद्रोह, राजद्रोह और देशद्रोह में फर्क ही मिट गया है। आप सरकार के खिलाफ आवाज उठाएं, राजद्रोह कर रहे हैं, आप देशद्रोह नहीं कर रहे हैं, पर ये अंतर मिट चुका है आज की तारीख। मतलब अब तो आज का अगर माहौल होता तो लोग इमरजेंसी के समय सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से झुक गया था उसकी आलोचना ही नहीं कर पाते, आज का अगर माहौल होता तो। लेकिन तब आलोचना हुई थी। खन्ना साहब एक जज थे जो खड़े हुए, तो उनका इतिहास में नाम है ना, इसीलिए चीफ जस्टिस नहीं बन पाए, इसीलिए चीफ जस्टिस नहीं बन पाए, क्योंकि वो खड़े इसलिए नहीं बन पाए। हाँ। लेकिन तब लोगों की निगाह थी कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ गलत हुआ है, और आज जनता चली आती है कि आप क्यों बोल रहे हैं। पत्रकारिता की बात हमेशा होती रहती है। आप बताइए हम किस चीज को पत्रकार माने? एक पक्ष दिन भर मोदी की तारीफ दिखाता है और रात में वही प्राइम टाइम में एक तरफ बुराई दिखाई जाती है। तो पत्रकारिता का असली मतलब आज आप बता के जाइए। हाँ। कि सच दिन भर मोदी को दिखाएं। आपका जो हाल है आपको तो जिंदगी भर नहीं बता सकते हम। नहीं सर, हमें पता है ना, पत्रकारिता का मतलब हम भी पढ़े हैं सर। ऐसा है दोस्त, दोनों तरफ का दिखाना चाहिए। वो किस तरह का प्रोग्राम है। अब ऐसा है कि आप ये भी जानते हैं कि मेरा एक बहिष्कार है, ठीक है ना। नहीं, मेरा बहिष्कार है, नहीं उससे कोई फर्क नहीं। तो मैं लोकप्रियता के दबाव में अपनी बात थोड़े, ऐसा थोड़ी है कि मैं छोड़ दूंगा, क्या नहीं। कमाल है। यही चीज तो हमें समझना है कि एक दिन हमको अपने फैन के खिलाफ भी बात करना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूं कभी किसी का फैन नहीं बनना चाहिए। आपके गांव कस्बे जहां से आप आए हैं, यूनिवर्सिटियां बर्बाद हो गई हैं, अगर मैं 30 दिन उस पर करता हूं तो उसमें क्या एक तरफा है? किस चीज का एक तरफा है? सर एक क्वेश्चन है सर, आपने पार्टीशन की बात की। जब भारत बना आज़ादी के बाद, ऐसा भारत, हमारा विजन बहुत ब्रॉड था। हम गुटनिरपेक्षता की बात करते थे, लेने से ज़्यादा दुगना देने की बात करते थे, पंचशील। लेकिन उसके बाद हमने इमरजेंसी भी देखी, कई सारे ऐसे फेजेस भी देखे, ग्लोबलाइजेशन भी हुआ, और आज की हालत हम सब जानते हैं कि एक ऐसा नागरिक भी हम सब विश करते एक कम्युनिटी को देश से बाहर निकालने का। तो सर ऐसा क्या हो गया कि हमारे देश का नेचर ही चेंज हो गया है? हमारा वो ब्रॉड विजन क्यों खो गया है? इतना नैरो विजन क्यों हो गया है सर? हम देखिए, इसके कुछ हिस्से का जवाब टेक्नोलॉजी तंत्र से दिया जा सकता है, एक नया तंत्र जो खड़ा हुआ उससे भी दिया जा सकता है। लेकिन हम लोग ये समझते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत जिस रूप में आज़ाद हुआ, जिन सपनों के साथ आज़ाद हुआ, वो उसी दिन पूरे हो गए। ऐसा नहीं था।
डेमोक्रेसी जो है वो कभी भी एक पैकेज प्रोडक्ट नहीं है। वो आज आपने सबने मिलके जिस रूप में बनाया, हो सकता है कल वो खत्म हो जाए, तो आपको रोज इसको गढ़ना पड़ता है। पहले के दौर में हम जाते थे तो चाहे वो किसकी स्टोरी के खिलाफ लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो, उस आदमी को उससे मतलब नहीं था। मतलब ये था कि हमारे दरवाजे पे पत्रकार आया है तो पानी पिलाता था। हर दौर में लोग फिसलते हैं, हर उस दौर के बाद लोग संभलते भी हैं और अपनी तरह से देश को, दुनिया को, समाज को गढ़ते भी हैं। तो कहीं ना कहीं पत्रकारों को भी गिर रहे हैं, गिरकर अब संभलना होगा। वो नहीं संभलेंगे लेकिन खैर नहीं संभलेंगे भी। वो तो मेरे लिए बहुत अच्छा दिन होगा। थोड़ा ऑप्टिमिस्ट हम रहते हैं। और आपको जो बातें कही रवीश ने, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए।